दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं श्री हरिवंश राय बच्चन साहब की लिखी हुई कविता की चंद पंक्तियों से करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चंद पंक्तियाँ बहुत से लोगों के जीवन को प्रेरित करेंगी। बच्चन साहब लिखते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अगर आप भी कुछ पाना चाहते हैं, अपनी मंजिलों को पाना चाहते हैं, तो मेहनत करें, कोशिश करें और उन मंजिलों को पाने के लिए निरंतर बढ़ते रहें। फिर देखिए, एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज धरती धौरारी के इस मंच पर भी आपको एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना रहे हों, उन्हें एक चैलेंज की तरह लिया, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया और आज समाज के सामने एक मिसाल की तरह खड़ी हुई है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं राजस्थान की जानी पहचानी आवाज़, जानी मानी उद्घोषिका डॉक्टर ज्योति जोशी जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरारी में। मैम, एक सुबह का जो वक्त होता है बहुत खूबसूरत होता है। हर नई सुबह एक नया संदेश लेकर आती है। अगर आपकी सुबह की हम बात करें तो क्या संदेश लेकर आती है और किस तरह अपनी सुबह का स्वागत करती हैं आप? मैं सुबह का स्वागत, बहुत सारे जो मेरे पौधे हैं जी, जो मेरा परिवार है, एक तरीके से हम कहें, लगभग 1000 के करीब छोटे बड़े पौधे गमलों में और लगे हुए हैं। सरकारी आवास में मैं रहती हूँ, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उनसे मुलाकात कर अपनी सुबह को शुरू करती हूँ। जी मैम, आपकी सुबह में एक फेर बदल हुआ है। आज आप धरती धौरारी के इस मंच पर आई है, कैसा लग रहा है यहाँ आकर मैम? फेर बदल तो नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार प्रोग्राम होते हैं तब अक्सर मुझे सुबह सुबह जाना ही होता है, तो ये फेर बदल अमूमन हफ्ते में 1-2 बार होता ही रहता है। लेकिन आज एक अलग ही उत्साह और उमंग है कि बहुत सारे दर्शकों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। जी मैम, आपकी पूरी जो लाइफ की जर्नी रही है, आज उन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन अगर इतिहास के कुछ पन्नों को पलटें, फिर से गुजरे बचपन की उन्हीं गलियों से, क्योंकि कहते हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन जब बचपन की याद सताती है तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। जब हम उन बचपन के किस्सों को याद करते हैं तो अपने आप ही एक ऐसा फील होता है कि काश वो बचपन वापस लौट कर आ जाए, लेकिन आता नहीं है। अगर आपके बचपन की हम बात करें तो कहाँ आप जन्मी हैं, कहाँ पली बड़ी हैं? राजस्थान से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मेरा जन्म मध्य प्रदेश के रीवा एक शहर है, वहाँ हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी की पोस्टिंग वहाँ थी। और बहुत अच्छा बचपन गुजरा। जैसा कि एक बड़ा बच्चा जो होता है परिवार में, उसकी परवरिश एक अलग ही तरीके से होती है, उसे बहुत लाड़ प्यार मिलता है। मुझे भी वैसा ही लाड़ प्यार मिला और बहुत अच्छा बचपन गुजरा। जी मैम, मुझे अगर मेरे बचपन की हम बात करूं तो बचपन से मुझे मेरी ये चीज़ें याद आती है। जब स्कूल की छुट्टियां हुआ करती थी ना, तो नानी के घर जाया करते थे। वहाँ मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे आते थे और सब मिलके खूब खेलते भी थे और साथ में हम लोग कुछ कुछ करते रहते थे। दिन में कुछ अगर सब सो गए तो कुछ खाने का बना लिया करते थे। कुछ ऐसी यादें आपकी भी हैं? बहुत 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 सारी यादें हैं सच्ची, तुमने बिल्कुल पीछे बीते दिनों में लौटा दिया। पहले जब गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी तो लगभग 1.5 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी, और वो पूरा 1.5 महीना नानी के घर ही गुजरा करता था। और उस समय सारे बच्चे, लगभग 20-25 बच्चे घर के इकट्ठे हो जाया करते थे। और हमारी जो नानी है वो साल भर तैयारियों में जुटी रहती थी कि इन गर्मी की छुट्टियों में बच्चे आएंगे। बहुत सारी मक्की की जो पापड़ी जो अपने यहाँ होती है वो तैयार करती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें तैयार करती थी कि बच्चे कैसे एंजॉय कर सके। हमारी नानी नाना ये सब तैयारियां करते थे और हम सब बच्चे बहुत धमाल मचाते थे। जी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे उन चीज़ों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, क्योंकि मनोरंजन के साधन इतने इजीली अवेलेबल हैं। और कुछ नहीं तो फ़ोन देख लिया, इजीली टीवी देख
देख लिया तो बच्चे बाहर निकल के खेलना भूल गए हैं। हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो हम लोग मंडली बना लिया करते थे बच्चों की आपस में, और कुछ ना कुछ प्रस्तुतियां देते थे, बड़ों को बिठा लिया करते थे। बिल्कुल इसी तरह की बात हम लोगों के साथ होती थी। उस समय फोन हुआ नहीं करते थे, टेलीविजन होते नहीं थे, रेडियो भी बहुत ही कम लोगों के यहाँ हुआ करते थे। और हम लोग क्या किया करते थे कि हम सारे घर के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। मैं थोड़ी सी लीडरशिप की क्वालिटी तो शुरू से थी, जी। तो सारे छोटे बड़े भाइयों बहनों को इकट्ठा करके फिर हम कोई थीम बनाते, कोई नाटक तैयार करते, कोई जो मौसी की बेटियां हैं वो डांस का शौक हुआ करता था, तो हम लोग 4-5 लोग मिलके, और उस समय तो वही राजस्थानी गीत होते थे, खुद ही गाते थे, खुद ही डांस करते थे, उनकी तैयारियां करते। फिर घर के सारे बड़े लोगों को हम इनवाइट करते, अच्छा। कि आइए शाम को हमारा शो है, और बाकायदा उनसे टिकट रखते, 4 आने या 8 आने रुपए की फीस रखते, और वो पैसा इकट्ठा करते, और घर के सारे मामा मामियाँ और मौसियाँ और सारे नाना नानी को सबको बिठाते और हम अपनी प्रस्तुतियां देते। और जो पैसे इकट्ठे होते हमारे बच्चों के, फिर शाम को जब कुल्फी वाला टन टन घंटी बजाता हुआ आता तो एंजॉय करते। जी, मुझे लगता है मैम कहीं ना कहीं आजकल के जो बच्चे हैं उनका बचपन खोता जा रहा है। वो मीडिया में सिमट के रह गया है, फ़ोन टीवी इन्हीं में सिमट के रह गया है। आपका बचपन बहुत खूबसूरत बीता है। मैम एजुकेशन की अगर बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो स्कूलिंग कैसी रही, कैसी थी स्कूल में आप? स्कूल में मैं हमेशा मेधावी रही हूँ, और विज्ञान विषय जब पहले 9th क्लास के बाद ही 9th से ही वो सब्जेक्ट ले लिया जाता था, तो विज्ञान विषय इसलिए लिया, हालांकि अब मुझे लगता है कि वो मेरा बहुत सही निर्णय नहीं था, क्योंकि उस समय जो बच्चे विज्ञान पढ़ते थे उन्हें थोड़ा इंटेलिजेंट माना जाता था, अच्छा माना जाता था कि शायद ये पढ़ने में अच्छे हैं इसलिए विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान विषय से मैंने पढ़ाई की, बीएससी और एमएससी की, और एमएससी करने के बाद एमएससी मैंने प्राणी शास्त्र में किया, और मेरिटोरियस थी, मेरिट में 3rd पोजीशन थी मेरी यूनिवर्सिटी में, और एमएससी करते ही मेरी शादी हो गई। मैम लेकिन आपने विषय लिया विज्ञान, विज्ञान के बाद जो एक जनरल सोच होती है लोगों की, वो होती है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उस दिशा में क्यों नहीं गई आप? बिल्कुल अपोजिट दिशा को क्यों चुना आपने? शायद आज जो परिदृश्य है वो बिल्कुल अलग है जी। आज लोग करियर के विषय में सोचते हैं। उस समय शायद मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँ, बहुत ईमानदारी से अपनी बात कहूँ, तो मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ बनूंगी। अच्छा। मुझे शौक था कि मैं बहुत अच्छे से कैसे अपनी गृहस्थी को चलाऊंगी, अपना घर सजाऊंगी, तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि पिताजी चाहते थे कि मैं मेडिकल की पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे उसमें रुचि नहीं थी। लेकिन मैम कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होकर रहता है, ईश्वर की जो इच्छा होती है उसके आगे हम सब नतमस्तक रहते हैं। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, आपने बताया आपकी एमएससी करने के बाद शादी हुई, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी आप जी रही थी, लेकिन क्षण भर में पूरी ज़िंदगी पलट गई, उलट गई। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बहुत कुछ ख़त्म हो गया, इस बारे में जानना चाहेंगी मैम? ये बिल्कुल तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है, लेकिन मैं इस बात को शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। जब मेरा विवाह हुआ तो हम मध्य प्रदेश में पिताजी की पोस्टिंग थी, राजस्थान में मेरा विवाह हुआ, और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बेंगलोर में थी। वो साइंटिस्ट थे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो एक बहुत खुशी थी मन में कि एक अलग प्रदेश की संस्कृति और अलग जगहों पे जाके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। बहुत खुश सब चल रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट में अचानक वो छोड़ के चले गए। और उस समय बहुत छोटी सी मेरी बिटिया थी, एक बेटा था 4 साल का, बिटिया थी 1 महीने की। बहुत कठिन दौर गुजरा। लेकिन मैम इस कठिन दौर को भी आपने बहुत समझदारी से आपने निकाला, और इस दौर में टूटी नहीं आप, और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। आपको पूरा राजस्थान जानता है, राजस्थान की आप आवाज़ हैं, एंकरिंग की दुनिया में आपका एक मुकाम है। इस एंकरिंग की ही अगर हम बात करें तो एंकरिंग में आने की कैसे सोची आपने, क्योंकि आप वहाँ आना नहीं चाहती थी, तो एंकरिंग की दुनिया में कदम कैसे रखा? शायद
ये जो घटना हुई उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। ऐसा नहीं है कि मैं टूटी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी उस समय, और एकदम उस खुशहाल ज़िंदगी से इतना बड़ा हादसा जब मेरे जीवन में हुआ तो मैं सामान्य बातचीत भी लोगों से कर पाना भूल गई। जो हकलाहट जिसे हम देखते हैं, मैं बात करते करते हकला जाती थी, सामान्य बातचीत भी नहीं कर पाती थी। बातचीत करते करते मैं फिर उन यादों में डूब जाती थी, आंखों से आंसू बहने लग जाते थे। तो ये दौर चल ही रहा था कि अचानक एक ऐसा मौका आया कि मुझे एक एंकरिंग का, क्योंकि थोड़ा सा कलाकार तो मैं थी और अपने यूथ टाइम से ही जब कॉलेज में थी तो डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, थोड़ी सी चीज़ अंदर थी जो बिल्कुल ढक चुकी थी। लेकिन एक मौका मिला कि मुझे एक एंकरिंग करनी है किसी प्रोग्राम की, बड़ा प्रोग्राम था, बहुत रिस्क ली जिन्होंने मुझे दिया, मैं उनका आज बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की कि मैंने 12 घंटे उस छोटे से 3 घंटे के प्रोग्राम के लिए बोल के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना, फिर सुनना और स्क्रिप्ट लिखना, और वो प्रोग्राम इतना सक्सेस गया कि उसके बाद फिर शायद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो दुख काफूर हो गया। मैम इसीलिए तो कहते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपने बताया कि 3 घंटे के प्रोग्राम के लिए आपने 12 घंटे मेहनत की, और शायद उसी मेहनत का परिणाम है कि आज आपको लोग जानते हैं। एंकरिंग की दुनिया में आपका एक मुकाम है, आप एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंची हैं। मैम यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि एक अच्छा एंकर बनने के लिए, क्योंकि आपसे अच्छा एंकर मुझे नहीं लग रहा कि कोई नाम मेरे दिमाग में आ सकता है, तो एक अच्छा एंकर बनने के लिए क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? ये तो एक बहुत ही बड़ा विषय है और लेकिन कामयाबी ऐसे मिनटों में नहीं मिलती है। जैसा कि आजकल के यूथ, आजकल के एंकर सोचते हैं कि एकदम से गए और प्रसिद्धि मिल गई, ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत त्याग और तपस्या करनी होती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर संजोना होता है, समेटना होता है। और ऐसा नहीं है कि आप बचपन से या ऐसी तैयारियां, यदि आप उस समय भी सोचें कि आप सोच लें तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे एंकर, बहुत अच्छे उद्घोषक बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी वोकेबलरी बहुत बढ़ानी होती है, आपको अपनी जानकारियां बहुत बढ़ानी होती है। यूपीएससी की तैयारी के लिए जिस तरह से तैयारी होती है, मुझे लगता है कि एक एंकर को भी उतनी ही तैयारी करने की आवश्यकता होती है कि आपको हर विषय की जानकारी हो, आपके पास बहुत बड़ी शब्दावली हो। और वो सब कैसे होगी? जब आप बहुत पढ़ेंगे, अपनी पढ़ने की आदत डालेंगे, तो ये सब चीज़ें तो होना ही चाहिए। जी। और मैम एक लंबा वक्त आपने एंकरिंग की दुनिया में गुजारा है, लगभग 25 साल का आपको एंकरिंग का अनुभव है। इन 25 सालों में बहुत से आपने कार्यक्रमों में उद्घोषणा की है, चाहे राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह लें या स्वाधीनता दिवस समारोह की हम बात करें या विधानसभा के कोई भी अन्य कार्यक्रमों की हम बात करें, हर जगह मैम आपकी आवाज़ सुनाई देती है हमें। तो इन 25 सालों में कोई ऐसे यादगार अनुभव आपके जो अभी भी दिमाग में आते हैं, अभी भी मन में आते हैं और अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट ला देते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया तुमने, शायद मेरे दिल की बात तुमने कर ली जी। मतलब इसके लिए शायद मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि इतने सारे कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है, शायद मुझे याद भी नहीं है जी। और लगभग 2005 से तो मैं राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस समारोहों का संचालन कर रही हूँ। कई तरह के प्रोग्राम किए हैं, लेकिन एक वाकया, 2-3 प्रोग्राम ऐसे हैं, लेकिन एक का जिक्र मैं यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी कि नेशनल साइंस फेयर, पूरे देश भर से वैज्ञानिक उसमें आए थे, देश भर से बच्चे उसमें आए थे, अलग अलग स्टेट के, और कलाम साहब जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे जी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वो उस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के बतौर उसमें शामिल थे जी। जब उस प्रोग्राम के एंकरिंग का जिक्र आया तो ये चर्चा हुई कि एक अंग्रेजी में एंकरिंग करने वाला भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी भाषा नहीं समझते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, बहुत लोग पूरे वहाँ से आए हैं। और कलाम साहब की भी जहाँ तक बात थी तो सिर्फ हिंदी में नहीं होना चाहिए।
लेकिन मैंने ये तय किया कि ये पूरा प्रोग्राम मैं शुद्ध हिंदी में ही करूं जी। और मैं अकेली उद्घोषक थी। जब मैंने उस प्रोग्राम को किया, काफ़ी लंबा प्रोग्राम था, खचाखच भरा हुआ पूरा पांडाल डोम, और कलाम साहब का एक अलग पोडियम था जहाँ से वो प्रेजेंटेशन का अपना उस स्पीच को देते थे। जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, यकीन मानिए कलाम साहब खुद अपनी कुर्सी से उठकर आए और उन्होंने एक कोमल सा उनका स्पर्श, ऐसा सॉफ्ट सा उनका हाथ, और ऐसे मेरा हाथों में लेकर, बहुत अच्छा, इतना अच्छा उद्घोषणा मैंने हिंदी में नहीं सुना। सचमुच वो स्पर्श आज भी मुझे रोमांचित करता है, ये भूल नहीं पाती। जब आप बता रहे हैं तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे भी रोमांच आ रहा है, और ये वाकई में वो पल हैं जो मैम कभी भुलाए नहीं जा सकते। अब्दुल कलाम साहब सामने हो और वो खुद आकर बोले, मतलब बहुत ही अच्छा। एक दूसरा और मुझे वाकया याद आता है, गणतंत्र दिवस का ये समारोह था। पहले जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो उनका एक सोच थी कि वो गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस के समारोह जयपुर में राजधानी में आयोजित नहीं करवा के अलग अलग संभाग में आयोजित करवाते थे, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें कि ऐसे राज्य स्तरीय आयोजन किस तरह से होते हैं। कोटा में शायद वो आयोजन हो रहा था और उसमें डेयर डेविल शो होता है। डेयर डेविल शो में जो पुलिस के कमांडोज होते हैं वो अपनी मोटरसाइकिलों पे अपने कर्तव्य दिखाते हैं। आपने देखे होंगे इस तरह के समारोह। तो वो जो डेयर डेविल शो में जो आखिरी शो था, लगभग 15 दिन से उनका अभ्यास चल रहा था। मैं खुद 8 दिन से वहाँ थी, उस अभ्यास को देख रही थी। आखिरी जो उनका प्रदर्शन होता है उसमें चारों तरफ से 4-4 बाइक आती हैं और वो केवल 1 सेकंड के फासले से एक दूसरे से क्रॉस होके निकल जाती हैं बहुत तेजी से। बहुत अच्छी तरह से 15 दिनों से अभ्यास चल रहा था। जब शो हो रहा था गणतंत्र दिवस के उस मुख्य समारोह में, तो अंतिम जो वो प्रदर्शन था, दोनों तरफ से मोटरसाइकिलें आई और एकदम वहीं पे एक्सीडेंट हो गया, टकरा गई। पिन ड्रॉप साइलेंस। मेरे साथ जो साथी उद्घोषक थे, वो जो उन्हें उस समय बोलना था, हम लोग पहले तय कर लेते हैं कि इस समय कौन बोलेगा। वो बोल रहे थे, बोलते बोलते उनकी एकदम आवाज़ रुक गई और मेरी जोर से चीख निकल गई उस माइक पे, और सारी लाइव जा रहा है सारे चैनल से वो शो। एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं सूझा, लगा कि अब यहीं पे सामने ये सब हो गया है, कैसे इसको, क्योंकि राज्यपाल जब बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल होता है, साइलेंस नहीं जाना चाहिए, प्रोग्राम शो मस्ट गो ऑन। जो मुझे वो बात ध्यान आई और मैंने एकदम अपने साथी उद्घोषक से माइक लिया और एक जोश और बुलंदी के साथ, कि जोश और दबंगई इन जवानों के खून में शामिल होती है और अभी अभी जो ये है, मैंने उस तरह की बात से, उस जोश के साथ लोगों का ध्यान वहाँ से हटाया और कुछ समय बाद ये उद्घोषणा स्वतः ही कर दी कि अभी अभी जो एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पास खबर आई कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, तो लोगों की जान में जान आई। तो कई बार उद्घोषक को अपने आप ऐसे स्पॉन्टेनियस अपने निर्णय ले लेना पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि एक उद्घोषक के लिए ज़रूरी है शब्दों से खेलना आना चाहिए। और मैम एक बात मैं यहाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, आज से 10 या 12 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी, तब मैंने एनसीसी में थी और मैंने जो परेड होती है उसमें पार्टिसिपेट किया था और मैं सबसे आगे खड़ी थी और वहाँ पर भी उद्घोषणा आप ही कर रहे थे। अरे जिस लेवल पे आज आप पहुँचे हैं मैम, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। लोगों का सपना रहता है जहाँ आप राष्ट्रपति के सामने उद्घोषणा कर रही हैं और मुख्यमंत्री के सामने उद्घोषणा कर रही हैं। तो मैम इस मुकाम पर आकर, क्योंकि आसान नहीं है ये मुकाम पाना, तपस्या है, खुद को तपाना पड़ता है, शब्दों के जो माया जाल होता है उसको बुनना पड़ता है, शब्दों से खेलना आना चाहिए। तो इस मुकाम पर पहुंचकर क्या फीलिंग आती है, क्या मनोस्थिति होती है जब आप अपने आप को एक मुकाम पर देखते हैं? ऐसा शायद आपको देखने वालों को लगता है कि राष्ट्रपति जी के प्रोग्राम कर रही हैं, ये प्रधानमंत्री के प्रोग्राम की उद्घोषणा कर रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के, या विधानसभा में जब होते हैं तो हाँ पक्ष और ना पक्ष दोनों साइड सारे लोग बैठे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती कि मेरे लिए तो एक सामान्य सा जो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है
वो भी मैं उसी तरीके से देखती हूँ, और वहाँ भी मुझे उस समय ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं कोई विशेष लोगों के लिए इस प्रोग्राम को कर। तो मैम, जो इतने सालों से आप उद्घोषणा कर रही हैं, हर सरकारी कार्यक्रम को आप करती हैं एंकर, कभी आपको लगता है कि इस विरासत को नई पीढ़ी को भी सौंपना चाहिए? बहुत ज़्यादा। अब मैं सच्ची ये बात बताऊं कि 58 प्लस हो गई हूँ, और 60 साल की उम्र जब पहले हुआ करती थी तो लोग ऐसे सोचते थे कि अब तो बस वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस जो मेरा प्रोफेशन कह लें इसको, अब इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब बहुत बहुत ज़्यादा मन में आने लगा है कि जो मैंने इतना लंबा 25 वर्षों का अनुभव समेटा है, लिया है, उसे मैं कैसे बांट दूँ, और सोच रही हूँ, इसके लिए प्लानिंग कर रही हूँ। जी मैम, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पूरी लाइफ अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। कुछ समय पहले आपको पता चला कि आपको 3rd स्टेज का कैंसर है। एक कैंसर जो बीमारी होती है, उसका पता चलते ही बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है मन में कि अब इसके बाद हम क्या करें। लेकिन उस समय को भी आपने मुश्किल था, लेकिन उसको आपने चैलेंज की तरह लेकर उस समय से बाहर निकली। मैम, यहाँ ये जानना चाहेंगे कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये समय, और किस तरह से इस समय को निकालकर फिर आप आगे बढ़ी लाइफ में? प्रज्ञा, मैं आपको बताऊं और दर्शकों को भी मैं ये बात बता दूं कि निराशा, भय, कुंठा, बेचैनी, घबराहट, इन सब से भी बढ़कर एक शब्द है वज्रपात। जी। वज्रपात भी बहुत छोटा होता है उस घबराहट और उस बेचैनी को बताने के लिए, जब आपको पता चलता है अचानक कि आपको 3rd स्टेज कैंसर है। बहुत घबराई मैं भी, बहुत डिप्रेशन में चली गई, बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था कि बहुत उफनता हुआ समुद्र है सामने, बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं, और अब मैं डूब जाऊंगी इसमें, मैं नहीं बच पाऊंगी, कोई मुझे संभाल नहीं सकता, कोई मुझे बचा नहीं सकता इससे। बहुत घबराई मैं बहुत ज़्यादा ईश्वर की आस्था रखती हूँ, और ईश्वर के साथ ही सानिध्य से ही मैं अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ। रात्रि में जब मैं सोती हूँ तब भी ईश्वर का बहुत ध्यान करती हूँ। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया अपने उस भगवान पर, और मैंने कहा क्यों मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया? दुनिया में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस ईश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया मेरे उस क्यों का। मुझे बहुत बुरा लगा, और जब रेडिएशन, कीमो, सर्जरी ये सब मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कि ये तो चिकित्सकीय अस्त्र शस्त्र है इस बीमारी से लड़ने के। असली योद्धा होता है आपका अपना मन। बिल्कुल। और उस दिल के साथ, उस आत्मा के साथ मैंने उस लड़ाई को लड़ा, और जब इलाज हो चुका और आज जब इस मुकाम पे खड़ा अपने आप को पाती हूँ, पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे लगा कि वो ईश्वर मेरे साथ था, हर कदम पर मेरी उंगली थामे, ये कहते हुए कि तू अकेली नहीं है, मैं हूँ साथ तेरे। तो उस ईश्वर के सानिध्य ने मुझे इस लड़ाई से। मैम, मैं नहीं समझ पा रही कि इस तरह से पॉजिटिव रहने का जज्बा कहाँ से आप लाती हैं, क्योंकि इतनी अगर प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में हो तो वो इंसान टूट जाता है। अभी आपने बताया कि इतनी मुश्किलें आपके जीवन में रहीं, उसके बाद कैंसर भी आपको हुआ। दवाइयों का अपना रोल होता है, आपने बताया, लेकिन जो मजबूत मन स्थिति वाले लोग होते हैं, अगर स्थिति मजबूत हो आपके मन की, तो वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। तो ये मैम पॉजिटिव रहने का और हर चुनौती से सामना करने का जो आप में जज्बा है, वो जज्बा कहाँ से लाती हैं? ये पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? ये पॉजिटिविटी लाना नहीं होता है, ये अपने आप आती है। और आती है मैंने, जैसे मुझे गार्डनिंग का शौक था, मैंने अपने आप को झोंक दिया उस गार्डनिंग में। उन पौधों के साथ घंटों घंटों मैं बातें करती, मुझे महसूस होता कि इनको तकलीफ़ है, ये पीले पत्ते हैं, इन्हें हटाना है,
इन्हें पानी की ज़रूरत है, इन्हें खाद की ज़रूरत है, ये मुस्कुराते हुए आज मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो मैं हर संभव उसकी कोशिश करती। मुझे शौक़ था घर को सजाने का, मुझे शौक़ था डांस का, मुझे शौक़ था लिखने का। मैंने हर उस हॉबी को, उस समय मुझे बहुत वक्त मिला क्योंकि 24 घंटे मेरे पास वक्त ही वक्त था। और जब मैं 24 घंटे इसी में अपने आप को डुबोई रखती तो शायद मुझे उस दर्द और तकलीफ़ के बारे में पता ही नहीं चलता। मैम, जितना आपके बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है, आपको देखा है, मुझे लगता है कि काम को आप एक समर्पण की तरह लेती हैं। काम आपके लिए जज्बा है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही कुछ आपके साथ एक वाकया भी हुआ था ड्यूरिंग आपके कैंसर की जो थेरेपीज चलती थी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, थेरेपी के तुरंत बाद आपको एक प्रोग्राम के लिए जाना था और वो प्रोग्राम आपने किया, बखूबी किया। इस बारे में बताएं। इसके पहले भी एक वाकया हुआ था, शायद मैं वो भी जानकारी आपको देना चाहूँगी कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मेरा बेटा उस समय 4 साल का था और जब वो 16 साल का था अचानक एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी और उसके 15 दिन बाद मुझे राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का संचालन करना था। लेकिन मैंने उस दुख और तकलीफ़ के टाइम में भी उसी जोश और जज्बे के साथ उस प्रोग्राम को किया। ये पिछला अनुभव मेरे साथ था, लेकिन जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी तब शायद 2 दिन पहले अचानक मैं आईसीयू में मुझे जाना पड़ गया। इतनी गंभीर स्थिति हो गई, बहुत बड़े बड़े, आपको पता है कि कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उस साइड इफ़ेक्ट के चलते मुझे अल्सर हो गए बहुत बड़ा। शायद मैं बोल भी नहीं पा रही थी और मुझे लगा कि मुझे ये प्रोग्राम करना है। मैंने अपने डॉक्टर से जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अभी इतने जल्दी पॉसिबल नहीं है, कितनी भी स्ट्रॉन्ग आपको मेडिसिन दी जाए। लेकिन उस समय आप यकीन नहीं करेंगे, मॉर्फिन की टैबलेट जो बहुत ही गंभीर पेशेंट को दी जाती है, मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की और वो टैबलेट उन्होंने मुझे दी कि आप ये टैबलेट लेके और सिर्फ प्रोग्राम आप 3 घंटे का आप ये कर पाएंगे। आप यकीन मानिए 10 टैबलेट मुझे दी थी 3 दिन पहले, मैंने उसमें से आधी टैबलेट काम में ली और मैंने अपने अंदर फिर से उस जज्बे को समेटा और उस प्रोग्राम को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से किया, जिसकी सराहना बहुत लोगों ने की। और शायद मैम इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, और इस कहावत को आपने चरितार्थ भी किया है। मैम कहते हैं कि कुछ मतलब आजकल ऐसा दौर चल रहा है कि लोगों को डिप्रेशन है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं। कहीं बड़ी बीमारी का पता चलता है तो बड़ी बीमारी के तो नाम से ही बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इन बीमारियों से, इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? साथ में कोई नहीं है, एक मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। एक महिला होने के नाते ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं फिर पीछे अभी जो हमने चर्चा की थी, मैं उसी बात पे जाना चाहूँगी कि यदि एक शौक़ आपके पास है, एक हॉबी, हमेशा आप ये मत सोचिए कि बुरा वक्त आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। आप एक शौक़ को अपने अंदर पाल के रखिए, ज़िंदा रखिए, वो शौक़ आपको ज़िंदा रखेगा। मैंने गार्डनिंग का जो शौक़ था, उस गार्डन ने मुझे ज़िंदा रखा। तो ऐसी तकलीफ़ें हम जब दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं तो लगता है कि हमारी तकलीफ़ें तो कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ों के साथ लोग ज़िंदा हैं। तो ऐसे लोगों को पढ़ें, ऐसे लोगों को देखें, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है जी। और ईश्वर में ज़रूर आस्था रखें जी। और मैम अभी आपने बताया कि शौक़ को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई अच्छे शौक़ हैं तो उन शौक़ के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। कुछ समय पहले की अगर बात करें तो एक महामारी आई कोरोना नाम की, पूरा देश, पूरा विश्व उससे परेशान था। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, बहुत सारे परिवार बिखर गए। एक बहुत ऐसा माहौल था कि कोई हंसता नहीं था, लोग मुस्कुराना भूल गए थे। उस कोरोना काल को भी आपने हंस के गुजारा। हालांकि आपको भी कोरोना हुआ, आप भी बहुत परेशान रही, लेकिन उस परेशानी को भी आपने अपने ताकत बनाया। उस ताकत के ज़रिए आप फिर उस बीमारी से बाहर निकली और उस काल को आपने अपने शौक़, गार्डनिंग का शौक़ था, डांस के वीडियोस भी हमने आपके देखे, वो वीडियोस आप पोस्ट किया करती थी, लोगों को मोटिवेट किया करती थी। इस बारे में जानना चाहेंगे मैम। सचमुच आकस्मिक विपदा, महामारी शायद दुनिया में कभी कभी ही आती है, और जब आती है
तो चुनौती बन जाती है, इम्तिहान ले लेती है, न सिर्फ सरकार के मुखियाओं का, बल्कि आम आदमी का भी। वो कोरोना का दौर हम सब ने देखा है, लेकिन मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे बहुत कुछ इस दौर में सिखाया। क्योंकि यदि मुझे कोरोना नहीं होता तो मैं शायद समझ ही नहीं पाती दूसरों की तकलीफ़ों को, दुख दर्द को। और उस दौर में मेरा परिवार इंदौर रहता है, मैं जा भी नहीं सकती थी यहाँ पर, बिल्कुल अकेली। मैं और मेरी बाई नहीं कहूँगी मैं उसको हमेशा अपनी सखी कहती हूँ, क्योंकि बहुत सालों से सुख दुख के दौर मैंने उसके साथ देखे हैं। तो आप यकीन मानिए, बिल्कुल अनपढ़ मेरी जो बाई थी वो मेरे वीडियोस बनाती और मैं डांस करती। उसमें मुझे जो डांस का शौक़ था, मुझे वो मौका मिला और मैंने उसमें सोशल मीडिया के ज़रिए पोस्ट किया। लोगों को इतनी प्रेरणा मिली, बहुत सारी महिलाएं जो अपने इस शौक़ को बिल्कुल तिलांजलि दे चुकी थी, भूल चुकी थी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और मैंने डांस के बहुत सारे वीडियो, अपने गार्डनिंग के वीडियोस उस समय डाले। और जब मुझे कोरोना हुआ तो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई, तो जो वीडियो मैंने डिस्चार्ज होने के बाद इतने खुश वहाँ से डाला था कि कोरोना जिस तरह से तुम मुझसे डर कर भागे, तुम्हें इस दुनिया से भी जाना होगा, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और लोगों को बहुत हिम्मत मिली। और मैम उस वक्त आपने अपनी लेखनी को भी अपनी ताकत बनाया। आपने उस वक्त कविताएं भी लिखी और उन कविताओं को लिपिबद्ध करके एक किताब लिखी, किताब का रूप दिया। तो मैम वो उस वक्त जो कुछ कविताएं लिखी थी, उन कविताओं में से कुछ कविता याद है? आज हम सुनना ज़रूर चाहेंगे। उस वक्त की कविताएं तो मेरे पास अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन एक किताब जो है वो उसके पहले ही किताब मेरी प्रकाशित हुई थी। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि उस समय जो प्रोग्राम हुआ करते थे कोरोना के टाइम में, तो वो प्रोग्राम फिजिकल नहीं होते थे, स्टेज प्रोग्राम सब बंद हो गए थे। लेकिन लोगों को राहत देने के लिए सरकारें बहुत अपने तरीके से काम कर रही थी, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कर रहे थे। तो जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उस दौर में लगभग 350 वीसी के माध्यम से जो आईसीयू खोले गए, मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटीज़ दी गई और भी कई सारी चीज़ें हुई। तो मैंने बहुत सारी उसमें से लगभग 100 वीसी की, उस दौरान भी मैं रुकी नहीं, थमी नहीं, और एक अलग ही दौर मैंने देखा और अलग तरह के प्रोग्रामों का मुझे अनुभव मिला। उस समय मैंने बहुत कुछ लिखा। लेकिन एक जो मेरी किताब है पिघला हुआ मन, और कवियत्री तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ लिखा, जो कुछ उतर आया कागज़ पर, मैंने उससे कविता समझ लिया और उस पे उसको। जी, तो मैम उन कविताओं में से जो आपकी कोई पसंदीदा कविता है वो आज सुनना चाहेंगे? आप बताइए किस तरह की। उसमें कई तरह की कविताएं हैं। आध्यात्म, मैंने उसमें 3 हिस्से रखे हैं, अंतः, आरोह और मन। पहले पार्ट में आध्यात्म से जुड़ी कविताएं हैं, दूसरे में मेरे अंतरंग जीवन की कविताएं हैं, और तीसरा जो भाग है उसमें सामाजिक जो आपके दिल के करीब हो मैम, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी। मैं बहुत छोटी सी कविता है, मैं वो ज़रूर सुनाना चाहूँगी, अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहूँगी कि जब इतने सारे दौर मेरी ज़िंदगी में आए, बहुत सारी तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में आई, तो मुझे लगा कि अब ईश्वर से साक्षात्कार होने वाला है और ईश्वर खुद आकर मेरे सामने। ऐसे कल्पनाएं तो कर सकते हैं। तो जब कीमोथेरेपी चलती थी, रात रात भर नींद नहीं आती थी, तो लगता था कि ईश्वर आके पीछे दरवाजे के पास खड़े हैं भगवान, और मुझसे हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं मैंने सब कुछ ले लिया, ये एक कड़वा सच है कि मैं ये सब लौटा नहीं सकता, लेकिन अब कुछ मांग लो। तो मैं सोचती थी क्या मांगूंगी। वो कुछ शब्द मैंने लिखे थे, वो शायद मैं सुनाना चाहूँगी कि अगर तू मुझसे कहे कि मांग एक चीज़ कुछ भी जो हो तुझे पसंद सबसे ज़्यादा, अगर तू मुझसे कहे कि मांग एक चीज़ कुछ भी जो हो तुझे पसंद सबसे ज़्यादा, तो शायद अब मैं कहूँगी अब दे मत, अब ले ले एक और चीज़, अब दे मत, अब ले ले एक और चीज़, हो सके तो मेरा अहम मुझसे ले जा। यही है जो रुलाता है मुझे, यही है जो सताता है मुझे, यही है जो जगाता है मुझे, मेरा ही पाला पोसा सहलाया दुलराया हुआ ये बहुत तकलीफ़ देता है ये,
बहुत तकलीफ देता है ये, और तेरे एहसास की आंच से पिघलता है कभी थोड़ा सा भी, और तेरे एहसास की आंच से ये पिघलता है कभी थोड़ा सा भी, तो उस एहसास को मेरे शब्द बता नहीं सकते, क्योंकि शब्दातीत होकर तू ही जो उभरने लगता है मेरे भीतर। वाह, मैं सिर्फ आपको देखी जा रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे अब क्या बोलना है, लेकिन 2 शब्द मैं कहना चाहूँगी आपके लिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मैम आज आप इस मंच पर आई, बहुत सी आपने जानकारी दी, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आपकी जो ये जीवन यात्रा है ये सुन के बहुत सी चीज़ों को सीखा होगा, बहुत सी चीज़ों से लड़ने की शक्ति मिली होगी। आज आप इस मंच पर आई हैं मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे। हम आशा करते हैं कि धरती धौरारी का ये अंक आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही खूबसूरत अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को। नमस्कार। नमस्कार।